हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपना जो तैयारी है वो बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, है ना। और ये बेसिकली जो लेक्चर रहने वाले हैं क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए रहने वाला है। जैसा कि हम लोगों ने 10th क्लास का जो पीछे वाला जो मैथ्स का लेक्चर था, है ना, उसमें हमने परिमेय और अपरिमेय संख्या को बढ़िया से समझा था, उसके बीच डिफरेंस को पूरा बढ़िया से समझ लिया था, है ना। और हमने ये भी समझ लिया था कि परिमेय संख्या किस प्रकार का होता है, परिमेय संख्या किस प्रकार का होता है। उसको पहचानने से रिलेटेड जितना भी कंफ्यूजन था वो पूरा खत्म हो गया था, है ना। आज हम ये समझेंगे कि अगर परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा, गुणा किया जाएगा, भाग किया जाएगा तो कौन सी संख्या बनेगी, है कि नहीं बात। और इसके साथ साथ परिमेय संख्या का जो प्रकार होता है, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, इस सब चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम आज जो बात करने वाले हैं, अगर मान लीजिए हम बात करने वाले हैं परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं पर संक्रिया के फलस्वरूप बनी संख्या। ठीक है, क्या होगा ध्यान से समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहला जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ दिया जाए। क्या, अगर मान लीजिए अगर आप परिमेय संख्या को, कोई भी अगर आपके पास परिमेय संख्या है, कोई भी अगर आपके पास परिमेय संख्या है, अभी सिंपल जगह परिमेय संख्या को अगर आप जोड़ेंगे किसके साथ, परिमेय संख्या के साथ ही जोड़ेंगे। सिंपल, अभी परिमेय पे बात करते हैं अपन। परिमेय संख्या को अगर आप परिमेय संख्या के साथ अगर जोड़ेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा हमेशा परिमेय संख्या मिलेगा। कैसा संख्या मिलेगा, हमेशा परिमेय मिलेगा। आप कुछ भी देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ले लें, क्या, जैसे 4 परिमेय संख्या है और इसमें हमने एक परिमेय संख्या 3 को जोड़ा, तो 4 और 3 जोड़े हैं तो कितना आएगा 7। 7 भी तो परिमेय है, क्योंकि 7 के नीचे कुछ नहीं तो कितना है 1 है, ये भी p बट्टा q के रूप में है। बताइए 7 परिमेय नहीं है क्या, है। और अगर और एग्जाम्पल अगर लेना चाहें आप, और भी एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2/3 ले लिए हमने, है ना, और मान लीजिए हमने ले लिया 4/3, है ना। दोनों को जोड़े तो जोड़ने के बाद क्या होगा, एलसीएम 3 हो जाएगा, है ना, और 2 + 4 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6/3, और काटेंगे तो कितना आएगा 2। तो बता 2 परिमेय है कि नहीं है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ अगर जोड़ा जाता है तो उस कंडीशन में जो परिणाम मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है, वो भी क्या मिलता है, परिमेय। घटाव में भी जस्ट यही होगा कि अगर, दूसरा बात क्या है, अगर आपके पास कोई परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, ठीक है ना, और परिमेय संख्या को आप क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। सिंपल, परिमेय लिखेंगे तो समझ जाइएगा, परिमेय संख्या लिखा था। परिमेय संख्या में से हम अगर परिमेय संख्या घटाएं, कौन संख्या, परिमेय संख्या, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो भी कैसा मिलेगा, परिमेय। रिजल्ट भी कैसा मिलेगा, परिमेय संख्या मिलेगा। आप कुछ भी ले लीजिए एग्जाम्पल में, है ना। जैसे हमने एग्जाम्पल अगर लिया, मान लीजिए मेरे पास परिमेय संख्या 6 था और इसमें से एक परिमेय संख्या 2 घटा दिया तो रिजल्ट मिला 4, तो 4 भी तो परिमेय है। जैसे मान लीजिए 3/2 में से अगर हमने कितना को घटा दिया, 1/2 को घटा दिया। 3/2 में से कितना को घटा दिया, अगर 1/2 को अगर घटा देंगे
या फिर कुछ भी कर दीजिए। 3/2 में से अगर हम 7/2 को घटा दें तो कितना होगा बताइए। 2 LCM हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, इधर आता तो है आपको पेन के घटा, तो कितना हो जाएगा 3 - 7, और 3 में से 7 घटेगा तो कितना आएगा, -4। कितना आएगा बाबू, -4/2, और काटेंगे तो कितना आएगा, ये -2 हो जाएगा। तो -2 भी तो परिमेय है कि नहीं है। तो दूसरा बात ये समझ में आया कि आप परिमेय में परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो परिमेय ही रहेगा, और परिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटाएंगे तब भी परिमेय ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुना भी करेंगे तब भी परिमेय, और भाग करेंगे तब भी परिमेय। सही है। तीसरा बात क्या है कि अगर आपके पास कोई परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को आप क्या कर सकते हैं, गुना कर दिए परिमेय संख्या से, तो आपको रिजल्ट भी परिमेय मिलेगा। आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, परिमेय ही मिलेगा। समझ में आ रहा है चीजें। अच्छा, आगे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें हम, तो एग्जाम्पल में क्या है, मान लीजिए 4/3 को अगर हम गुना कर दें, है ना, 2/5 से, तो गुना करने के बाद कितना होगा, 8 कितना हो जाएगा, 8/15। परिमेय को परिमेय से गुना करें, परिमेय मिला नहीं मिला। भाग में भी यही होगा। चौथा, अगर भाग को देखा जाए, अगर परिमेय संख्या में भाग कर दें परिमेय संख्या से, तो आपको रिजल्ट यहां पर भी परिमेय ही रहेगा। ठीक है। एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 3 परिमेय संख्या था और इसमें हमने 4 से भाग कर दिया, तो 3/4 क्या रहा, परिमेय ही है ना। तो कोई भी परिमेय और ले लीजिए, जैसे 2/3 को भाग कर दिए 4/3 से, है ना, या 4/5 से, ऐसा भी हो सकता है 4/5 से। तो क्या होगा, ये 5 उठ के ऊपर चल जाएगा ना, तो 2 × 5 हो जाएगा, बट्टा नीचे, ये 3 कहाँ नीचे चलाएगा, तो 3 × 4 हो जाएगा। काटना चाहे तो काट सकते हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। ये भी तो परिमेय है। मतलब परिमेय संख्या के साथ आप कुछ भी छेड़खानी कीजिए, को जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, हमेशा जो रिजल्ट रहने वाला है वह एक परिमेय संख्या रहने वाला है। ठीक है। इस पे सवाल आता भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि वही मतलब इसमें रिजल्ट सेम रहता है। अब परिमेय के साथ थोड़ा सा देख लेते हैं, और फिर दोनों का मिक्सअप देख लेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। सही है। अगर हम अब परिमेय संख्या को उठाएं, तो अगर अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को अगर आप जोड़ो, अपरिमेय संख्या में किसको जोड़ो, अपरिमेय को, तो आपको रिजल्ट भी क्या मिलेगा, अपरिमेय। आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, अपरिमेय। एग्जाम्पल जी, एग्जाम्पल बताइए। जैसे कि आपने कहा किया अपरिमेय संख्या आपके पास √2 था, और √2 में अगर आप √5 जोड़ दिए, अपरिमेय में अपरिमेय जोड़ दिए, तो ये क्या है, ओवरऑल जो पूरा संख्या है ना, ये पूरा जो संख्या √2 + √5 मिला, ये √2 + √5 जो ये है पूरा संख्या, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। सही है, क्लियर है। दूसरा क्या है कि अगर आप अपरिमेय में अपरिमेय घटाते हैं तब भी अपरिमेय मिलेगा, लेकिन वहां पे परिमेय मिलने का भी चांसेस है। देखिएगा थोड़ा सा, क्या बोल रहे हैं अपन कि अगर अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटा दें, तो क्या मिलेगा, यहाँ रिजल्ट अपरिमेय भी मिल सकता है या फिर परिमेय भी मिल सकता है। अब ढेर के मन में सवाल आया, सर अपरिमेय तो समझ में आ रहा है कि मिल जाएगा, परिमेय कैसे मिलेगा। अब देखिएगा, आराम समझिएगा। अगर एग्जाम्पल अगर हम देखें, पहला,
अगर अपरिमेय मान लीजिए 2√5 रहा, या √5 मान लीजिए, सिंपल। अभी अपरिमेय कितना रहा, √5, और √5 में से अगर √2 घटा दिया जाए, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। तो अपरिमेय में से अगर अपरिमेय घटाया गया, ये ओवरऑल जो पूरा संख्या है, ये पूरा ये है क्या, ये रहा कुछ, ये है अपरिमेय ही, ये रहा क्या, अपरिमेय ही रहा। लेकिन क्या है, अगर मान लीजिए आप √5 में से √5 को ही घटा दे, तब हो सकता है ना। √5 में से अगर √5 को ही घटा दिया जाए तो दोनों अगर सेम हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा 0, और 0 आपको पता है कि परिमेय होता है। 0 क्या होता है, परिमेय होता है। ये क्या है, ये जो संख्या 0 आपको दिख रहा है, ये है परिमेय। इसलिए हमने रिजल्ट में लिखाया, अगर अपरिमेय में से अपरिमेय को घटाएगा तो जरूरी नहीं कि खाली अपरिमेय मिले, नहीं, परिमेय भी मिल सकता है। और परिमेय के रूप में मिलेगा क्या, तो परिमेय के रूप में हमेशा इस कंडीशन में परिमेय के रूप में जो मिलने का चांसेस है वो 0 मिलने का चांसेस है, और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे तीसरा बात है कि अगर आप अपरिमेय संख्या को अपरिमेय को गुणा कर दो अपरिमेय से, अपरिमेय को अपरिमेय से गुणा करते हो, आप गुणा कर सकते हैं। तो अपरिमेय को अपरिमेय से अगर आप गुणा करोगे तो यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा आपको वो परिमेय भी मिल सकता है या अपरिमेय भी मिल सकता है, डिपेंड करेगा क्या दिया गया है हमको। जैसे एग्जाम्पल अगर देखें हम, पहला कि अगर √5 को गुणा कर दे अगर हम √3 से, दोनों अपरिमेय है, दोनों क्या है, अपरिमेय। ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय है। तो गुणा करने के बाद रूट अंडर कितना आएगा, 15, तो ये भी तो अपरिमेय है। क्या 15 का स्क्वायर रूट होता है क्या, नहीं। और 15 का स्क्वायर रूट नहीं होता है तो रूट के अंदर जो 15 है ये भी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम √5 को गुणा कर दें 2√5 से, √5 को गुणा कर दें 2√5 से, तो 2 की 2 रहेगा, और √5 गुणा होके क्या बन जाएगा, 5 बना लेगा। 5 दूना कितना जाएगा, 10। क्या 10 अपरिमेय है क्या, 10 परिमेय है ना, हाँ, ये अपरिमेय है। ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि आगे हम इसके बारे में जानेंगे भी, ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है। तो अपरिमेय को अपरिमेय से जब गुणा किया गया तो गुणा करने के बाद क्या आया, परिमेय भी आ रहा है और अपरिमेय भी आ रहा है। तो यही बात बताएं हम कि जब कोई अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा किया जाता है तो रिजल्ट परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। ठीक है, आगे चौथा क्या होगा कि अपरिमेय को अगर आप भाग दे दोगे, अपरिमेय संख्या को अगर आप भाग दे दोगे किससे, अपरिमेय संख्या से, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो परिमेय भी मिल सकता है या फिर अपरिमेय भी मिल सकता है। पहचानना आपको पड़ेगा। सवाल है कैसे, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो अगर हम √3 को डिवाइड कर दें √5 से, तो इसमें तो कुछ नहीं कर सकते हैं। √3 को √5 से अगर डिवाइड कर दें तो आप ज़्यादा खुश होंगे तो दोनों के रूट पर एक को पर कर देंगे, √3/5 है, तो ये अपरिमेय ही, इसमें कुछ नहीं हो सकता, ये अपरिमेय ही है। ये जो नंबर है ये कैसा है, अपरिमेय ही है, क्योंकि ना तो इसका स्क्वायर रूट निकल सकता है ना तो इसका, और इसका भी तो नहीं निकल सकता है, ये है अपरिमेय। लेकिन अगर ऊपर √18 हो और नीचे √2 हो तो क्या ये अपरिमेय है क्या,
देखने में तो लग रहा है, आप देखने में लग रहा है क्योंकि 18 का भी वर्गमूल नहीं होता है। लेकिन अगर इसको ब्रेक करेंगे हम बाबू, तो 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 9 बट्टा √2 तो चल ही रहा है। इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो 9 का वर्गमूल होता है 3, 3 बन के बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा √2 और नीचे भी क्या है √2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये लिखल कितना है 3 लिखा हुआ है। तो ऊपर भी अपरिमेय संख्या था क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं होता है, और नीचे भी अपरिमेय संख्या था। तो अपरिमेय को अपरिमेय से डिवाइड किए, तो डिवाइड करने के बाद आ तो गया 3, तो क्या अपरिमेय है या नहीं परिमेय। तो यही बता रहे हैं हम कि जब अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से डिवाइड किया जाता है तो रिजल्ट परिमेय भी मिल सकता है और अपरिमेय भी मिल सकता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये 2 चीज आप लोग समझ में गए। तीसरा बात अगर मान लीजिए दोनों पर मिक्सअप अगर कॉन्सेप्ट बने तब क्या बन सकता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई परिमेय संख्या को जोड़ा जाए अपरिमेय संख्या के साथ, तो जो यहाँ रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो वो हमेशा याद रखिएगा कि अपरिमेय मिलेगा, इसमें कोई लोचा नहीं है। अपरिमेय को परिमेय में जोड़े या परिमेय को अपरिमेय संख्या में जोड़ने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा एक अपरिमेय होगा। जैसे हमने परिमेय संख्या लिया हमने 3 और अपरिमेय हमने ले लिया √5, दोनों को जोड़ा तो जोड़ने पर जुड़ तो नहीं सकता है दोनों, है ना। तो ये जो फाइनल रिजल्ट इतना ही हमको मिला, यह एक अपरिमेय संख्या ही है। क्या संख्या है, ये अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, अच्छा घटाएंगे तो सर वही होगा, अपरिमेय ही होगा। अगर मान लीजिए कोई परिमेय संख्या में से घटा दें अपरिमेय संख्या को, है ना, तो परिमेय संख्या को घटाइएगा, या तो परिमेय में से अपरिमेय को घटाइए या अपरिमेय में से परिमेय को घटाइए। अपरिमेय से परिमेय को घटाइए, दोनों केस में जो रिजल्ट मिलेगा वो अपरिमेय ही मिलेगा। दोनों केस में रिजल्ट क्या मिलेगा, अपरिमेय ही मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे अगर मान लीजिए चाहे हम √2 मान लीजिए अपरिमेय है, √2 में से अगर हम मान लीजिए 3 को घटा दें, 3 परिमेय है, या फिर हम 5 में से √2 को घटा दें। अपरिमेय से परिमेय को घटाइए या फिर परिमेय में से अपरिमेय को घटाइए। इन दोनों केस में ये दोनों जो रिजल्ट है, चाहे इस संख्या के बारे में बात करें चाहे नीचे वाला संख्या के बारे में, इन दोनों जो संख्याएं हैं, ये दोनों संख्याएं क्या है, ये दोनों संख्याएं अपरिमेय है। दोनों संख्याएं अपरिमेय है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, तीसरा अगर मल्टीप्लाई करें सर, तब अगर परिमेय संख्या को गुना कर दे अपरिमेय से, तो टेंशन नहीं लेना है। परिमेय को अगर अपरिमेय से गुना भी कर देगा ना तो रिजल्ट हमेशा अपरिमेय ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं हो सकता है, अपरिमेय ही रहेगा। जैसे अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, हम 3 को गुना कर दे √2 से, तो ये क्या हो जाएगा 3√2। तो 3√2 क्या है, 3√2 जो लिखा गया यहाँ पे, जो 3√2 है, ये है क्या, अपरिमेय ही है। ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, अगर भाग करें तब सर, अगर अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग करें या फिर परिमेय को अपरिमेय से भाग करें,
इन दोनों केस में जो रिजल्ट मिलेगा वो अपरिमेय ही होगा। इन दोनों केस में जो रिजल्ट मिलेगा वो दोनों केस में रिजल्ट क्या रहेगा, अपरिमेय ही रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो चाहे रूट 2 को आप रूट 5 से डिवाइड करें या तो रूट 5 को आप 3 से डिवाइड करें। देखिए परिमेय को अपरिमेय से भाग दे रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अपरिमेय को परिमेय से भाग दे रहे हैं। इन दोनों सिचुएशन में जो दोनों संख्याएं है ना, ये है अपरिमेय। दोनों सिचुएशन में जो रिजल्ट है वो अपरिमेय है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो क्या मतलब ये दोनों संख्याओं के जोड़ घटाव पर जो कंफ्यूजन होगा आप लोगों को, थोड़ा सा भी मेरे ख्याल से वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इसको एक बार देख लीजिए, है ना। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे परिमेय संख्या को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम डिस्कस करते हैं परिमेय संख्या को। चलिए आगे देखते हैं हम। प्राकृत संख्या को अगर हम देखें, कौन संख्या को हम देखने वाले हैं, प्राकृत, सॉरी प्राकृत संख्या नहीं, परिमेय संख्या को, सॉरी परिमेय संख्या, जिसको बोलते हैं वो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, तो अगर परिमेय संख्या को थोड़ा सा अगर हम देखें, इसके बारे में हालांकि हम पूरा कहानी डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन इसका भी टाइप्स होता है, प्रकार होता है ना। तो परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या के अगर प्रकार के अगर बारे में बात करें अपन, तो बहुत तरह का होता है परिमेय संख्या, जिसमें से सबसे छोटा जो परिमेय संख्या होता है ना, सबसे छोटा वो होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जो होता है परिमेय संख्या का ही प्रकार है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, अच्छा प्राकृत संख्या होता क्या है जी, सबसे पहले इसी संख्या का खोज हुआ, प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या कुछ और नहीं, जो हम लोग गिनते हैं ना, 1 2 3, वही प्राकृत संख्या है। मतलब गिनती की संख्या को ही कहा कहा जाता है, प्राकृत संख्या। मतलब प्राकृत संख्या कुछ और नहीं है। प्राकृत संख्या है क्या, कौन कौन सी संख्या प्राकृत है, तो 1 2 3 4 और ऐसे बढ़ते चला जाता है। ये पूरा जो है ना ये प्राकृत संख्या है, इनफाइनाइट तक। ठीक है, लेकिन हुआ का प्राकृत संख्या में समस्या था एक। क्या समस्या था, ठीक है हमको एक वस्तु को दिखाना हो दिखा देंगे, 2 दिखा देंगे, 3 दिखा देंगे, 4 दिखा देंगे, और मान लीजिए मेरे पास कोई वस्तुएं ना हो, उसको कैसे दिखाएंगे, इसमें समस्या था। तो फिर वैज्ञानिकों ने क्या हुआ, डिस्कवर्ड किया गया, है ना। और जैसा कि आप लोग को पता है, फिर हमारे भारत के जो एक महान गणितज्ञ है ना, इनका नाम था आर्यभट्ट, उन्होंने शून्य का खोज किया। और तब जा करके कहा गया कि जो इस संख्या जो था ना, पहले पूरा नहीं था, जब इसमें 0 को ऐड किया गया तब कहा कि अब ये पूरा हो गया, है ना। तब जा करके इसको पूर्ण संख्या नाम दे दिया गया। कब, जब इसमें 0 को ऐड किया गया तब, है ना। मतलब
मतलब क्या कि जब प्राकृत संख्या जो था, प्राकृत संख्या में शून्य को ऐड करने पर जो संख्या बना उसको नाम क्या पड़ा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या में क्या होगा जी? इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, ठीक है ना? होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या क्या था? तो पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या को कहे, प्राकृत संख्या जो था, प्राकृत संख्या में किसको जोड़ दिया गया? जीरो को ऐड कर दिया गया। और जब प्राकृत संख्या में जीरो को ऐड किया गया तो ऐड करने पर जो संख्या बना इसी को क्या कहा गया? पूर्ण संख्या। ठीक है ना? तो पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा जी? तो जीरो से शुरू होगा, 0 1 2 3 4 बढ़ते जाइए। इसमें खाली जीरो को ऐड कर दिया गया, पूर्ण संख्या बन गया। अभी भी दिक्कत था कि अगर मान लीजिए कोई चीज हमको निगेटिव में हो, उसको दिखाना हो, तब क्या करें जी? तो वैज्ञानिक कहे कि एक काम कीजिए, जो पूर्ण संख्या है इसी में आप इस प्राकृत संख्या को निगेटिव करके जोड़िए। तो जब ये पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या को के निगेटिव को जब जोड़ा गया तो एक अलग प्रकार की संख्या बनी जिसको कहा गया पूर्णांक। क्या कहा गया बाबू? पूर्णांक। क्या? इंटीजर्स। इसके बाद आया पूर्णांक, है ना? इंटीजर्स। तो पूर्णांक क्या होता है जी? तो पूर्णांक में दो चीजें हैं। पहला तो पूर्ण संख्या है ही, लेकिन पूर्ण संख्या के साथ साथ क्या है इसमें? ऋणात्मक प्राकृत संख्या। ऋणात्मक प्राकृत संख्या। जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक प्राकृत संख्या को जब ऐड किया गया निगेटिव नेचुरल नंबर को, तब जाके बना कुछ पूर्णांक। तो पूर्णांक में आप खुद बताइए क्या हो जाएगा? यहां से तो इधर रहेगा 0 1 2 3 4, ये तो पूर्ण संख्या हो गया। अब ऋणात्मक प्राकृत संख्या तो इधर आएगा ना, तो माइनस इनफाइनाइट से इधर आया, है ना? यहाँ पे आया -3 -2 -1, फिर 0 1 2 3। इधर निगेटिव प्राकृत संख्या हो गया और इधर क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। तब जाके जो बना ये क्या रहा? पूर्णांक। ठीक है? अच्छा, एक बात और समझते हैं अपन, यहीं पे समझते हैं। आप नोटिस कर पा रहे होंगे यहां से इधर जो पूर्णांक है और यहां से इधर जो पूर्णांक है, हम जीरो को नहीं कंसिडर कर रहे अभी, जीरो को कंसिडर नहीं कर रहे अपन। यहां से इधर जो पूर्णांक है, इधर जो पूर्णांक है ये सब पॉजिटिव है, 1 2 3 4 पॉजिटिव है, यहाँ -1 -2 निगेटिव है। तो जो इधर था, इधर जो है ना पूर्णांक, इसको एक नया नाम दिया गया, उसको बोला गया धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। और धनात्मक पूर्णांक कोई और नहीं है, प्राकृतिक संख्या तो है, 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्या तो होता है। तो धनात्मक पूर्णांक कोई दूसरा नहीं है, नया नहीं आ गया कोई, ये प्राकृतिक संख्या है। प्राकृत संख्या ही है धनात्मक पूर्णांक, कोई नहीं है। और इधर अगर आप देख रहे हैं -1 -2, इसको बोला निगेटिव था, तो इसको बोला गया ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। और ऋणात्मक पूर्णांक भी बताइए क्या है? ऋणात्मक प्राकृत संख्या है कि नहीं बात? लेकिन यहाँ पे 0 1 है, सर 0 को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं बोलेंगे। 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना तो निगेटिव होता है, 0 का मतलब सिर्फ 0। ठीक है ना? तो 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, 0 सिर्फ एक पूर्णांक है। ठीक है ना? यानी 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है।
ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है जी, ये रहा जीरो के बारे में बात। यहां तक समझ गए। अच्छा, अब कुछ नंबर, कुछ और बात जान लीजिए। प्राकृत संख्या जो होता है, प्राकृत संख्या के जो सेट होता है, इसको डिनोट किया, रिप्रेजेंट किया जाता है एन से। किससे? एन से। और पूर्ण संख्या जो होता है, पूर्ण संख्या को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? डब्ल्यू से। किससे? डब्ल्यू। डब्ल्यू मतलब होल नंबर। और पूर्णांक को जो रिप्रेजेंट किया जाता है, पूर्णांक को कहीं कहीं आई से रिप्रेजेंट करता है या कहीं कहीं जेड से रिप्रेजेंट करता है। इसको आई लिख लीजिए या जेड लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें दो तरह का पूर्णांक हुआ, धनात्मक ऋणात्मक। तो धनात्मक पूर्णांक को आप रिप्रेजेंट कर लीजिए किससे? जेड पॉजिटिव से या फिर आई पॉजिटिव से। और ऋणात्मक पूर्णांक को किससे करता है? जेड निगेटिव से या फिर आई निगेटिव से। ये रिप्रेजेंटेशन है खाली। ठीक है, आगे और समझते हैं। जो प्राकृत संख्या था ना, ये आगे और संख्याओं में बटा। ठीक है ना, तो हम प्राकृत संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। अब प्राकृत संख्या और संख्याओं में भी बटा। कौन कौन सी संख्या में बटा भाई? तो सबसे पहला जो संख्या था वो था सम संख्या। सम संख्या है ना, इसको बोल रहे थे इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर क्या था? सम संख्या। वैसा प्राकृत संख्या था कि जो दो से विभाज्य हो जा रहा था, मतलब कट जा रहा था, है ना। मतलब सम संख्या क्या था? वैसी संख्या, वैसे कौन संख्या? वैसी प्राकृत संख्या, वैसी प्राकृत संख्या जो दो से क्या हो? जो दो से विभाज्य हो, जो दो से विभाज्य हो। तो अगर कोई प्राकृत संख्या दो से विभाज्य हो रहा है तो उस प्रकार की प्राकृत संख्या को बोलते हैं सम संख्या। जैसे कौन कौन कटेगा बताइए? 2, 4, 6, 8। इस प्रकार की जो संख्याएं हैं वो दो से कट जाएगी, है ना, दो से विभाजित हो जाएगी, तो इसको क्या बोलेंगे? सम संख्या। ठीक है जी। अच्छा, कुछ संख्याएं वैसी थी जो दो से नहीं कट रही थी, विभाजित नहीं हो रही थी, जैसे 1, 3, 5, 7 जो थी, तो उसको बोला गया विषम संख्या। कौन संख्या? विषम संख्या। विषम संख्या जिसको बोला गया ऑड नंबर। ऑड नंबर, है ना। तो ऑड नंबर क्या थी वो? तो वैसी वैसी प्राकृत संख्या जो दो से विभाज्य ना हो। वैसी प्राकृत संख्या वैसी प्राकृत संख्या जो दो से क्या? विभाज्य ना हो, ना हो, उसको कौन संख्या बोलेंगे? विषम संख्या। जैसे विषम संख्या में कौन कौन था बाबू? 1 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 7। इस प्रकार की जो संख्याएं हैं वो विषम संख्या में आई। ठीक है, कहानी यही नहीं रुका, कहानी और आगे बढ़ा। दो संख्याएं और बनी, एक बनी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है जी? तो भाज्य संख्या होता है कि जो वन और स्वयं के अलावा और कोई संख्या से कट जाए। अगर कोई वैसा प्राकृत संख्या है जो वन और खुद के अलावा और भी कोई से कट जा रहा है तो उसको भाज्य बोलेंगे। और जो वन और खुद के अलावा कोई माई का लाल उसको काट ना सकता है उसको बोलेंगे अभाज्य। ठीक है ना, मतलब जो भाज्य है ये वन और खुद के अलावा और भी कोई संख्या से कट जाएगा, है ना। मतलब इसको भाज्य संख्या में क्या बोलेंगे? कि वैसी संख्या जो वन और स्वयं के
अलावा, जो 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो। मतलब एक और खुद से तो कटेगा ही कटेगा, लेकिन एक और खुद के अलावा और भी कोई संख्या से अगर कट जा रहा है तो उस प्रकार की संख्या को बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा जी, कौन है, एक तो नहीं, दो देखिए 1 और 2 खुद से खाली कटेगा और कोई से नहीं कटेगा। 3 नहीं, 4 कट जाएगा। 4 देखिए 1 से भी कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, मतलब अपने आप से, और इसके अलावा 2 से भी कट जाएगा। तो 1 और स्वयं के अलावा और तो कोई है ना इसको जो काट देवे। हाँ, 6 कट जाएगा, है ना। 1 और 6 के अलावा ये 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, तो ये भी भाज्य है। 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो इस प्रकार की जो संख्या है, जो 1 और खुद के अलावा और भी संख्या से कट जा रहा है, उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। और एक जो होता है, क्या होता है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है जी, तो और लग गया, भाज्य जो 1 और खुद के अलावा और भी किसी से कटे, लेकिन इसमें क्या है, और नहीं कटे, जो 1 और खुद के अलावा और कोई संख्या से नहीं कटे, तो उसको बोलेंगे अभाज्य। मतलब ये या तो 1 से कटेगा या तो अपने आप से कटेगा, इसके अलावा कोई माई के लाल नहीं जो इसको काट देगा। है कि नहीं बात। मतलब अभाज्य संख्या क्या होगा, वैसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो, अन्य किसी भी संख्या से विभाज्य ना हो। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका जी, अभाज्य के, तो या तो 1 से कटे या खुद से, बाकी कोई से नहीं कटेगा ये। तो बताइए, 2 तो कट ही जाएगा, 1 से भी कट जाएगा और 2 खुद से कटेगा, इसके अलावा और नहीं काट सकता है कोई इसको। 3 के साथ भी वही है, या तो 1 से कटेगा या 3 अपने आप से कटेगा। 4 नहीं, 5 हो सकता है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, 7। इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। यहाँ 2 बात सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, 2 पॉइंट याद रखिएगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछेगा तो याद रखिएगा 4। क्या पूछेगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या, बहुत बार पूछा है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है जी। लोग 2 मान, बहुत सारे स्टूडेंट 2 मार देते हैं, गलत हो जाएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। बहुत सारे स्टूडेंट को हम 3 मारते देखे हैं, गलत हो जाएगा। ठीक है। दूसरा बात क्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है, 2। यहां तक मेरे ख्याल से पूरा चीजें क्लियर होगा। एक चीज और समझा देते हैं हम, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या क्या होता है, तो सहभाज्य संख्या हमेशा पेयर में होता है, कोई भी अकेला संख्या सह अभाज्य नहीं हो सकता है। मतलब सहभाज्य संख्या हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। कैसे, कौन संख्या सहभाज्य होगा,
तो दो संख्या वैसा होगा जिसके बीच 1 के अलावा कोई संख्या कॉमन नहीं होगा। अगर आपको दो संख्या ऐसा दिया जाए जिसके बीच में 1 के अलावा और कोई संख्या कॉमन ना हो, कहने का मतलब जो 1 के अलावा मतलब दोनों संख्याएं 1 से कट जाए और 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर ना हो जो दोनों संख्याओं को काट दे, तो उस प्रकार की संख्या क्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्या कहलाती है। मतलब सहअभाज्य संख्या क्या बोलेंगे? वैसी दो संख्या जिनके बीच 1 के अलावा और कोई भी संख्या उभयनिष्ठ ना हो। अगर उस प्रकार की संख्या है जिसके बीच में 1 के अलावा और कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, तो उस प्रकार की संख्या को बोलते हैं अपन सहभाज्य संख्या। ये कोई भी संख्या अकेला सहभाज्य नहीं हो सकता है, ये हमेशा पेयर में आता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लें, तो एग्जाम्पल में अगर पहला एग्जाम्पल अगर ले लें, मान लीजिए 3 and 4, ये दोनों के बीच में देख लीजिए 3 और 4 के बीच में 1 के अलावा और कोई संख्या उभयनिष्ठ है? नहीं, कोई संख्या नहीं है। 1 के अलावा और कोई संख्या नहीं जो दोनों को काट देगा, कोई है? नहीं है। तो ये दोनों सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, अच्छा और बताइए, और इसको ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा सा ऐसे नहीं ठीक लग रहा है, ऐसे लिखते हैं 3 और 4। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? हम लिख दे 10 और 7। इसमें भी तो वही हाल है, कोई ऐसा संख्या है जो 1 के अलावा जो दोनों को काट देवे? नहीं, मतलब इन दोनों के बीच में 1 के अलावा और कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो ये दोनों भी क्या है? सहअभाज्य है। अच्छा, तीसरा अगर हम ऐसा लिख दें 4 तथा 8 या 4 तथा 6, तो क्या ये सहअभाज्य है? तो बोलिएगा, बताइए है? नहीं, क्योंकि 1 के अलावा 2 है जो दोनों को काट देगा, मतलब 2 दोनों में कॉमन है। 4 में भी 2 आता है और 6 में भी 2 आता है, तो दोनों के बीच 2 कॉमन है ना। जबकि सहअभाज्य संख्या क्या बोलता है कि 1 के अलावा और कोई संख्या कॉमन नहीं होना चाहिए। तो क्या इसको सहअभाज्य बोलेंगे? नहीं, इस सहअभाज्य नहीं होगा। नहीं होगा। सहअभाज्य कब बनेगा ये भाई? सहअभाज्य कब बनेगा? जब हम यहाँ पे क्या ले लें, हमने ले लिया 6 तथा 11। बताइए सहअभाज्य है कि नहीं है? आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, आज बहुत कवर किया अपन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी, मतलब इतना समझाने के बाद भी, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट बचता है, कहीं पर भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में उस डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे, पूरी तरह प्रयास करेंगे। ठीक है, वैसे हम अपने तरफ से प्रयास करते हैं कि आपका कोई डाउट बचे ना, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप ज़रूर मतलब कमेंट बॉक्स में ये भी रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा कि आपको जो है वीडियो कैसा लग रहा है, मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो कंटेंट है आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वाकई में आपको समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि यहाँ से हमको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ, इसको अपने दोस्त यार तक शेयर करना ना भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स हमारे आगे के जर्नी को तय करता है ना। अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ बताइएगा, हम आगे से उस चीज़ में सुधार ज़रूर करेंगे। हाँ, हो सकता है आपको वीडियो क्वालिटी में थोड़ा सा इशू आए, क्योंकि हम जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं वो अपने मोबाइल के माध्यम से कर रहे हैं, तो थोड़ा मोड़ा वीडियो क्वालिटी में है ना डिफरेंट मिल सकता है, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। हम प्रयास करेंगे आपको दिक्कत ना हो, लेकिन अगर थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी इधर उधर हो रहा है तो प्लीज़ मैनेज कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।